हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने अपने पिछले लेक्चर में मैसूर के टीपू सुल्तान के बारे में बता दिया था। टीपू सुल्तान को 18वीं सदी का सबसे महान या योग्य शासक क्यों बोला जाता है, इसके बारे में भी आपको बता दिया था। अब हम टीपू की कौन कौन सी युद्ध हुए या उसमें कैसी पराजय हुई, टीटी की क्या संधियां थी, उस पर ज़्यादा फोकस न करके हम आधुनिक भारत के जो मुख्य टॉपिक है, जिनको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि भारत की आज तक गरीबी दूर नहीं हुई है। उसका मेन रीज़न ये था कि जितने भी इन्वेडर्स इंडिया में आए वो भारत को लूटने के बाद उनमें से कुछ तो वापस चले गए, लेकिन ज़्यादातर भारत की संस्कृति में ही समाहित हो गए। अब भारत की संस्कृति में समाहित हो गए, उन्होंने खूब लूटा, खूब टैक्स लिया, खूब मजे लिए, लेकिन अब उन्होंने जो धन लूटा वो धन का प्रयोग यहीं पर किया, नहरें बनवाने के लिए, मस्जिदें बनवाने के लिए, मंदिर तुड़वाने के लिए, सड़कें बनवाने के लिए, खेती को डेवलप करने के लिए। लेकिन अंग्रेज हमेशा भारत में विदेशी ही बने रहे, उन्होंने कभी भी इस देश को अपना देश नहीं माना। तो उन्होंने हिंदुस्तान को लूटने के लिए, जैसे 1757 में प्लासी के युद्ध में उनकी विजय होती है, हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध प्रदेश उनकी झोली में आके गिर जाता है। और मतलब ऐसा बोलते हैं कि हिंदुस्तान को जीतने की जो चाबी थी वो बंगाल में ही गड़ी हुई थी, और सबसे पहले अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया। बंगाल पे कब्जा करते बंगाल की जो अथाह संपत्ति थी, जो ट्रेड एंड कॉमर्स था, वो सब बंगाल के थ्रू अंग्रेजों की झोली में आ गए। अब जिस भी व्यक्ति के पास या कंपनी के पास ज़्यादा संसाधन होते हैं, पैसा होता है, तो वो अपना डेवलपमेंट करती ही करती है, सभी को पता है। अब बंगाल को लूटा कैसे जाए, क्योंकि कंपनी है तो बहुत ज़्यादा दिमाग था, तो उन्होंने बंगाल को डायरेक्ट दूसरे इन्वेडर्स की तरह नहीं लूटा। उन्होंने क्या किया कि हिंदुस्तान के जितने भी एक्सपोर्टर्स थे, जो सामान बनाकर बाहर भेजते थे, उनके ऊपर टैक्स लगाने लगे और अपना टैक्स उन्होंने नलीफाई कर दिया। अब कंपनी खुद तो व्यापार करती ही थी टैक्स फ्री, अपने ऑफिसर्स को भी बोल दिया था कि टैक्स फ्री व्यापार करना है, आपको भी टैक्स नहीं देना है। और वो भारी भारी रकमें जो नवाबों से मिलती थी, ये युद्ध जीतने के बाद या पेपर्ट्स को गद्दी पर बैठाने के बाद उनसे भारी भारी रकमें देते थे। जैसे जब उन्होंने वसीम जाफर को बैठाया, मीर कासिम के बेटे को बैठाया, मीर कासिम को बैठाया, तो इन लोगों ने क्या किया कि बड़ी बड़ी रकमें दी, और धीरे धीरे इनको भी समझ में आने लगा था कि हमने अंग्रेजों का साथ देके या अंग्रेजों से संधि करके अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि ये इनकी सेना कमजोर हो गई, पैसा कम हो गया तो सेना कमजोर हो गई, डेवलपमेंट रुक गया। अब अंग्रेजों को बंगाल को लूटना है, तो सबसे पहले इन्होंने धीरे धीरे नए नए एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करने स्टार्ट करे। भारत में क्या था कि कभी भी जो लैंड मतलब जो जमीन है वो ट्रांसफरेबल नहीं थी, मतलब ट्रांसफर नहीं होती थी। अंग्रेजों को भारत में और यूरोप में एक मेन डिफरेंस जो था वो समझ में नहीं आया। वहां क्या था कि जो जमीन पर मजदूर काम करता था वो जमीन का मालिक नहीं होता था, जमीन का मालिक होता था वहां का जमींदार, लैंडलॉर्ड। अब यहाँ पर क्या था कि जमीन का मालिक मजदूर होता था, वो बस अपनी फसल में से अपनी जो भी उत्पादन होता था उसमें से जमींदार को टैक्स देता था, और वो जमींदार सरकार को टैक्स देता था या राजा महाराजा को टैक्स देता था। और यूरोप में क्या था कि वहां पर कोई कहीं की भी जमीन बेच सकता था, किसी को भी दे सकता था। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक गांव में रहते हैं और गांव का ही कोई जमींदार है, वो सदियों से जमींदार है, तो उसका गांव की प्रजा के प्रति एक लगाव पैदा हो जाता है। वो प्रजा को अपने बच्चे की तरह या संतान की तरह कभी कभी रखते हैं, उनके दुख दर्द में काम आते हैं। अब आपके पास जो जमीन है वो सदा से आपकी ही रही है, और पुश्तों से आप उस पर खेती करते आ रहे हैं, आप उसको अपनी माता समान मानते हैं, और किसी भी कंडीशन में किसी किसान मजदूर से उसकी जमीन नहीं छीनी जाती थी। अगर कभी कर वगैरह नहीं दे पाते थे तो जमींदार क्या करते थे, कर वसूलने के लिए जमीन ना लेकर उनकी जो चल संपत्ति होती थी, भैंसे, गाय, रुपया, कपड़ा लत्ता, घर के बर्तन, ये उठा ले जाते थे, लेकिन जमीन कभी भी भारतीय किसान से नहीं छीनी गई है। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने ये सिस्टम ही चेंज कर दिया। उन्होंने नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसको बोलते हैं कॉर्नवालिस कोड।
परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट का क्या मतलब था या इसमें क्या होता था, इसको सनसेट क्लॉज भी बोलते थे। इन्होंने क्या किया, जमीन को अचल संपत्ति से चल संपत्ति में परिवर्तित कर दिया कि अब आपकी जमीन भी नीलाम की जा सकती है। अब जमीन नीलाम की जा सकती है तो जो किसान था वो जमीन का मालिक नहीं रह गया। मालिक कौन हो गया, मालिक हो गया जमींदार। अब मान लीजिए कि आपको इस साल आप मतलब बोली लगाएगी कि इस जमीन पे सबसे ज्यादा टैक्स कौन देगा, तो जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था वो जमीन का मालिक बन जाता था। अब ये क्या करते थे, पहले जो जमींदार होते थे वो उसी गांव में रहते थे, उसी एरिया में रहते थे, लेकिन अब जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा, अब आप रहते हैं कर्नाटक में और आपने बोली लगाई है उत्तर प्रदेश में, आपको पता भी नहीं है कि किसान कौन है, मजदूर कौन है, फैमिली क्या है, तो आप क्या करेंगे कि आप अपने ठेके के मजदूरों को, ठेके पे आदमी लिए, लठत लिए, भेज दिए और बोल दिया कि इतना जो कर है, इतनी टैक्स उत्पादन का आप उसको वसूल कर ले आइए। अब वो लठैत जाएगा तो मान लीजिए अगर आपको 100 रुपए में से 90 रुपीज टैक्स देना है, तो आप क्या करेंगे कि 100 में से 90 ना वसूल कर 95 वसूलेंगे, 5 रुपए अपने पास रखेंगे। लेकिन लठैत क्या करेगा, वो 96 रुपीज वसूलेगा, 1 रुपए अपने पास रखेगा। ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ कि जो टैक्स की रकम बढ़ती चली गई और टैक्स घटता चला गया। अब अंग्रेजों को समझ में आने लगा था कि उनका ये मेन फंडा था कि उनको जमीन का उत्पादन बढ़ाना था। और उत्पादन बंदा क्यों बढ़ाएगा, क्योंकि जब वो वहां रहता हो, उत्पादन क्यों नहीं बढ़ रहा था। अब जमींदार कहीं और रहता है और जमींदार को कोई इंटरेस्ट नहीं है जमीन में पैदावार हो या ना हो, उसको उससे कोई मतलब नहीं, उसको किसान का शोषण करना है। ऐसे देखते 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 परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया। और इस कोलैप्स होते हुई सेटलमेंट व्यवस्था ने भारतीय किसान की हालत इतनी बुरी कर दी थी कि कई बार किसान अपना खेत, अपनी जमीन जिसको वो कभी नहीं छोड़ते थे, छोड़कर भाग जाते थे, किसानी छोड़ देते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, फूड शॉर्टेज होता था, अकाल पड़ते थे भयंकर भयंकर। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि सबसे ज्यादा अकाल बंगाल में ही पड़े। कई बार क्लाइमेट शिफ्ट हो जाता है, बारिश नहीं होती है, या फसल खराब हो जाती है, या टिड्डों का आक्रमण हो जाता है। तो ऐसी समय में क्या करती है गवर्नमेंट, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के एक फूड रिजर्व बनाकर रखती है। तो वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई, अनाज रिलीज करती है मार्केट में, गवर्नमेंट बांटती है। जैसे आप सभी को पता होगा कि 1, 2 और 3 रुपए प्रति किलो गवर्नमेंट अनाज गरीबों को देती है जो बिलो पॉवर्टी लाइन या पॉवर्टी लाइन में आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या था, अंग्रेजों ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया, उनको किसी से कोई मतलब नहीं था, वो टोटल लूटते रहते थे और ब्रिटेन भेजते रहते थे। अब इन्होंने हिंदुस्तान को लूटने के लिए एक मतलब पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया था। तो ब्रिटेन के जो कुछ लिबरल्स थे, कुछ मानवतावादी संगठन थे, वो क्या चाहते थे कि आप लूटो, लेकिन इस प्रकार मत लूटो कि अपने अंदर की मानवता ही खो दो। अब ब्रिटेन में क्या था, कानून का शासन था, राजा का शासन नहीं था, तो वो चाहते थे उपनिवेशों में भी ऐसा ही लगे। और भारत में क्या था कि कंपनी का राज था, क्योंकि कंपनी को पूरी तरीके से स्वतंत्रता दे दी थी। अब सारे जो वहां के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो भड़के हुए थे, क्योंकि उनको पूरब के साथ व्यापार करना था और पूरब के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दे रखा था महारानी ने, किसको, या संसद ने किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब वो डायरेक्ट तो हस्तक्षेप कर नहीं सकते ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो उन्होंने क्या किया कि जो वहां के लिबरल थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, उनको पैसा फंड करना स्टार्ट किया। अब पैसा फंड करना स्टार्ट किया, उन्होंने भारत की स्थिति के बारे में जाना। तो भारत की स्थिति में जानने के बाद उन इंटेलेक्चुअल्स ने संसद में हंगामा स्टार्ट कर दिया। अब जब संसद में हंगामा स्टार्ट हो गया, उन्होंने जाहिर किया कि पूरे ब्रिटानिया सल्तनत में जो किसान सबसे ज्यादा भुखमरी स्थिति में है, जो सबसे ज्यादा शोषित है, वो है भारत का किसान।
अब भारत का किसान सबसे ज्यादा शोषित है। अब हमको क्या करना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर थोड़ा सा नियंत्रण लगाना है ताकि वहां पर भी कानून का शासन स्थापित हो। इन्होंने क्या किया था, टॉपिक से भटक जाएंगे, बाद में बताता हूं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर इनको नियंत्रण लगाना था, इसीलिए पहली बार 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 लागू किया गया। अब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का क्या मतलब है कि कंपनी के ऊपर कुछ रेगुलेशंस लाद दी गई कि कंपनी को वो मानना ही मानना है। ये पहला नियंत्रण था कंपनी के ऊपर। इसको हम फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन भी बोलते हैं, केंद्रीकरण की तरफ पहला स्टेप। और आखिरी स्टेप क्या था, कौन सा था? आखिरी स्टेप था जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। इसमें क्या था कि जैसे आज डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अलग अलग स्तर है, सेंटर में गवर्नमेंट है, फिर उसके बाद स्टेट में, फिर स्टेट के नीचे पंचायत। तो यहाँ पर क्या सारी जो पावर अलग अलग से एक तरफ केंद्रीकृत हो रही है। वो केंद्रीकरण किस तरफ जा रहा है? केंद्रीकरण जा रहा है ब्रिटेन की संसद पार्लियामेंट की तरफ। इसे कहते हैं पावर शिफ्टिंग। अब पावर ईस्ट इंडिया कंपनी से धीरे धीरे ये पार्लियामेंट संसद की तरफ शिफ्ट हो रही है। ठीक है, अब इसका मेन उद्देश्य क्या था? मैक्सिमम बेनिफिट अपने उपनिवेशों से लेना। अब उपनिवेश या उपनिवेशों से मैक्सिमम बेनिफिट कैसे? मतलब उपनिवेश कोई गुलाम राष्ट्र नहीं होता है। जो हिंदुस्तान है वो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो 14 अगस्त 1947 तक भारत की स्थिति क्या थी? भारत एक गुलाम मुल्क था क्या? नहीं, भारत एक गुलाम मुल्क नहीं था। गुलाम और उपनिवेश में क्या डिफरेंस है, इस पे आप ध्यान दीजिए। गुलाम क्या होता है कि गुलाम के कुछ अधिकार होते हैं, गुलाम को खाना देना है, पीना देना है, उसके जीवन जीने योग्य स्थितियों को बना कर रखना है। लेकिन उपनिवेश का क्या मतलब होता है कि आप उपनिवेश में कि अपना मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आपका जो बंदा है जिसके ऊपर आपने उपनिवेश स्थापित कर रखा है, उसको खाना मिले ना मिले, पानी मिले ना मिले, आपको बेनिफिट होना चाहिए। जैसे कि वायसराय ने 1945 में जब वॉर हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो रही थी, तो फूड शॉर्टेज थी। फूड शॉर्टेज के कारण बंगाल का पूरा अनाज यूरोप भेज दिया था सिपाहियों को लड़ने के लिए, जिसके कारण बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा और लगभग 1.5 करोड़ लोग मारे गए थे। ये इनका मेन फंडा था। इन्होंने क्या किया, एक जो बंगाल का गवर्नर था उस समय, बंगाल, मद्रास और बंबई 3 प्रेसिडेंसी थी। तो बंगाल की प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर था उसको गवर्नर ऑफ बंगाल बना दिया। ठीक, और बाकी की जो प्रेसिडेंसी थी उसको बंगाल के सबऑर्डिनेट बना दिया। अब जब सबऑर्डिनेट बना दिया तो किसी भी स्थिति में जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर थी वो बंगाल के गवर्नर के पास आ गई। लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन दिया गया था कि किसी भी युद्ध की परिस्थिति में मद्रास के गवर्नर और बंबई के गवर्नर को ऐसा, मतलब जरूरी नहीं है कि वो बंगाल के गवर्नर से अपना डिसीजन शेयर करेगा। अब मान लीजिए कि युद्ध छिड़ गया मराठों से, तो क्या वो पहले बंगाल फोन करके पूछेगा कि भैया युद्ध करना है कि नहीं करना है? वो तो सीधे युद्ध में इन्वॉल्व हो जाएगा। ये इसका वीक पॉइंट था। अब बंगाल के गवर्नर को राय देने के लिए एक काउंसिल बनाई गई 4 मेंबर की, जिसको गवर्नर जनरल इन काउंसिल कहते हैं, और जो बहुमत से डिसीजन लेती है। और ये काउंसिल कहाँ बैठती थी? ये काउंसिल बैठती थी ब्रिटेन में। ये बताती थी, ये नियम बनाती थी। अब इन्होंने कानून के शासन को स्थापित करने की दिशा में पहला स्टेप बढ़ाया था। वो काउंसिल ब्रिटेन में बैठकर अपने नियम बनाती थी, वो नियम हिंदुस्तान भेजती थी, और उन्हीं नियमों से हिंदुस्तान गवर्न होता था। और इसका एक मेन पॉइंट था कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ
कलकत्ता। अब इसकी कुछ कमियां थी। इसकी कमियां क्या थी कि युद्ध के समय में किसकी स्थिति फाइनल होगी, युद्ध के समय में कौन डिसीजन लेगा। युद्ध की स्थिति में गवर्नर किसकी बात मानी जाएगी और अथॉरिटी किसकी होगी। अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का तो निर्माण कर दिया, ये कोर्ट का तो कलकत्ता में स्थापना कर दी, लेकिन अभी तक इनको पता नहीं था कि जो केसेस आएंगे, उनके ट्रायल होंगे, वो किन नियमों से होंगे। हिंदुओं को हिंदुओं के नियमों से ये ट्रायल किया जाएगा, मुसलमानों को उनके नियमों से ट्रायल किया जाएगा, कि अथॉरिटी क्या है, ये अभी तक नहीं बताया था। ठीक है। और हाँ, मैं बीच में छोड़ दिया था टॉपिक। एक्चुअली क्या है, 1757 तक भारत एक एक्सपोर्टिंग कंट्री था। एक्सपोर्टिंग कंट्री का मतलब भारत से सूती कपड़ा, काली मिर्च, मसाले, ये सब यूरोप जाते थे। इनकी यूरोप में इतनी ज्यादा पकड़ थी, इतनी ज्यादा पकड़ थी कि यूरोप के किसी भी घर में अगर पर्दे भी लगे होते थे तो वो हिंदुस्तानियों के होते थे। तो मजबूरी में पार्लियामेंट में ये डिसीजन दिया गया कि भैया यहां से सारा का सारा खजाना हिंदुस्तान में जा रहा है, हम वहां से क्या खरीदते हैं, हम उनको क्या बेचें। तो उन्होंने क्या किया कि भारत से इंपोर्ट करना बंद कर दिया। उन्होंने कानून ला दिया कि भारत से इंपोर्ट नहीं करेंगे। अब वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था, औद्योगिक क्रांति शुरू हो चुकी थी। औद्योगिक क्रांति के कारण वहां पे कच्चा माल की ज्यादा जरूरत पड़ी। तो उन्होंने क्या किया कि कच्चा माल भारत से मंगाया सस्ते दामों पर, और भारत के किसान को फोर्स किया कि वो कच्चा माल पैदा करे और यूरोपियंस को दे, और वो यूरोपियन कच्चे माल को यूरोप ले जाके अपना उत्पादन करते थे और उपनिवेशों को अपना तैयार माल खपाने के लिए इस्तेमाल करते थे, ताकि उनके तय माल के बाजार के रूप में ये स्थापित हो। इसको बुलियन का मतलब होता है, मतलब आप किसी को कोई चीज बेचते हो, उसके बदले में धन मिलता है। तो धन मिलने से क्या होता है कि अब मान लीजिए कि ये इंडिया है और ये यूरोप है, यहां से आप सूती कपड़ा, काली मिर्च, रेशम, मसाले वगैरह भेज रहे हैं, तो ये सब कंज्यूमेबल आइटम है। एक दिन मसाले खत्म हो जाएंगे, पर्दे फट जाएंगे, लेकिन यहां से क्या आता था, यहां से आता था सोना चांदी। अब सोना चांदी तो मेटल है, करेंसी है, उसको आप करेंसी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाती है, इसीलिए हिंदुस्तान मजबूत हो रहा था। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले भारत के जो ये एक्सपोर्ट सेक्टर है इसको खत्म किया है। अब जब एक्सपोर्ट सेक्टर खत्म हुआ, इंडस्ट्री भारत की खत्म हुई है, तो वो मैन पावर कहाँ जाएगी, कहाँ शिफ्ट होगी, कहाँ रोजगार पाएगी, वो मैन पावर रोजगार पाएगी कृषि में। तो जाहिर सी बात है कि 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर में आता है एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में आता है इंडस्ट्री, टर्शरी में आता है सर्विस सेक्टर। अब इंडस्ट्री सेक्टर बर्बाद हो गया, तो जाहिर सी बात है जो लोग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व थे, सूती कपड़ा, बाकी चीजें बनाने में, वो सब प्राइमरी सेक्टर में चले गए। तो इस तरह से ये आज हम इस टॉपिक को यहीं पर रखते हैं। थैंक यू।